इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वैदिक समाज के या प्राचीन भारत के संयुक्त परिवार के विशेषता। संयुक्त परिवार की विशेषता। पहले तो ये समझे कि संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त सारे भाई, उनके बच्चे, उनके भी बच्चे सब एक साथ एक ही घर में। आजकल एकल परिवार की प्रथा है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं। सारे चाचा ताया सब उनके बच्चे, उनका परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं, उसको संयुक्त कहते हैं। एक साथ एकल एक। आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनमें शादी होते ही लड़के को अलग कर दिया जाता है, यानी कि वो अपना एकल जीवन। लेकिन प्राचीन समय आर्य समाज में जब वैदिक सभ्यता शुरू हुई उस वक्त ऐसी प्रथा नहीं। देखिए, सबसे प्राचीन तो सिंधु सभ्यता मानी जाती है, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बात की थी और आप सब जानते भी हैं कि उनके द्वारा लिटरेचर लिखे गए लिटरेचर को हम डिकोड ही नहीं करते। तो क्या कि क्या एकल परिवार प्रथा थी या संयुक्त परिवार प्रथा थी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वैदिक सभ्यता से मिले लिटरेचर को हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो वहाँ से हम इनके जो सामाजिक व्यवस्था थी, समाज में रहने की व्यवस्था थी, उसके बारे में हम लोग समझ और बहुत अच्छी तरह से जान गए कि संयुक्त परिवार प्रथा क्या है। इस संयुक्त परिवार प्रथा की कुछ विशेषता है, उसमें से एक विशेषता है वृहत परिवार। वृहत परिवार से मतलब यही है कि एक साथ 3-4 पीढ़ियां एक ही मकान में एक साथ रहती हैं। जैसे दादा दादा के पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, कुल ओवरऑल मिला के ये मान के चलिए कि इस वृहत आकार के अंदर कम से कम 30 से 40 या उससे ज़्यादा सदस्य एक साथ एक स्थान पर रहते हैं। उसी को वृहत आकार कहा गया। एक बहुत बड़ा आकार परिवार है, इसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, यंग वुमेन भी थे, महिलाएं भी थी। सारे मिलकर जब एक ही जगह रहते थे तो उस परिवार का आकार बहुत बढ़ जाता था। और ऐसा माना जाता है कि न्यूनतम जो संख्या थी वो तकरीबन 20-30 के आसपास इस वृहत परिवार में आ जाती थी। तो इसीलिए इसको वृहत परिवार, एक तो ये विशेषता है संयुक्त परिवार। दूसरी जो इसकी व्यवस्था वो है सम्मिलित संपत्ति। सम्मिलित यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी आदमी के पास उसके अपनी इंडिविजुअल खुद की बचत नहीं होती थी, सारी संपत्ति सम्मिलित होती थी। यानी कि सारे के सारे लोग जो काम करते थे वो कमा के लाकर घर का जो सबसे बुजुर्ग होता था, सबसे बड़ा होता था, उसको दे देते और इस सारे पैसे को सामान्य रूप से सबकी आवश्यकताओं के लिए खर्च किया जाता। सब कमाई पर लाके उसी एक बैंक में जमा कर देते कि पिताजी दादाजी ये लीजिए। जो वयोवृद्ध आदमी होता था वो सबसे हेड होता था और सारी संपत्ति उसी के हाथ में पहुंच जाती। अब उसको किस पे खर्च करना है, कौन सी पहली आवश्यकता है जिसमें से उस इकट्ठे हुए पैसे को इकट्ठा करना है। इसके कई फायदे हैं कि कई बार आदमी को काम नहीं मिल पाता था, फिर भी उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती और कुछ ज़्यादा भी कमा के ले आता था तो उसकी बचत हो जाती। इंडिविजुअल फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं और अर्निंग कई बार कम होती है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये बहुत बड़ी विशेषता है संयुक्त परिवार की। सम्मिलित संपत्ति होती थी और सम्मिलित संपत्ति को सभी पे सामान्य रूप से खर्च किया जाता है। चाहे वो आदमी वो जिस परिवार से बिलोंग करता है, किसी के भी संतान है, वो खर्च कर पा रहा है, कमा पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं थी वो उनकी पूरी हो जाती थी। इसलिए पूरी संपत्ति को सम्मिलित रूप से इकट्ठा किया जाता था, इंडिविजुअली लोग अपने पास नहीं रहते। तीसरी इसका है सामान्य निवास स्थान। सामान्य निवास स्थान यानी कि सभी परिवार के सदस्य, जैसे कि वृत्ताकार के अंदर हमने बात की थी, सारे मिलकर एक ही जगह एक ही मकान में निवास करते थे। ऐसा नहीं है कि बड़ा बेटा है वो कोठी में चला जाए, छोटा बेटा है कमाता नहीं है तो 2 कमरों में चला
चला जाए, एक बिल्कुल स्टूडेंट है तो खाली झोपड़ी में रहे, नहीं, ऐसा नहीं था। सारे इंडिविजुअल्स एक ही मकान में रहते थे, अलग अलग उनका सबको एक रूम अलॉट कर दिया जाता था, बच्चे, परिवार, पत्नी सब मिलकर उस एक सामान्य निवास, सामान्य मकान में रहते थे। कारण क्या था कि आर्य सभ्यता के लोगों ने जब आर्य हुए, यानी कि हमने जो मध्य एशिया से आए थे, ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को मानते हैं, उनका मानना था कि जब उन्होंने यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया तो उन्होंने अनार्यों पर या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन पर आक्रमण करके उनको अपना दास बनाया। उन परिस्थितियों में उनसे अपने बचाव के लिए एक यूनिट बनाकर रखना बहुत जरूरी है और उस यूनिटी का एक साथ रहना बहुत जरूरी था। इसलिए लगभग सामान्यतः सभी लोगों का जो निवास स्थान था वो एक ही घर होता था, सभी उसी स्थान पर रहते ताकि कल को अगर कोई अटैक हो तो भी एक साथ मिलकर अपना बचाव कर सकें, अपने परिवार का बचाव कर सकें और किसी भी बीमारी में और परेशानी में एक दूसरे की सहायता की जा सके और वो इंस्टेंट वहाँ पर अवेलेबल है। इसीलिए सामान्य निवास स्थान की परंपरा को भी संयुक्त परिवार प्रथा में बढ़ रही है। इसके अलावा मुखिया का स्थान सर्वोच्च, मुखिया का स्थान सर्वोच्च। यहाँ मुखिया से मतलब पिता से या दादा से, जो सबसे विवृद्ध व्यक्ति होता था वही मुखिया होता था और वो अपने परिवार के अंदर सबसे टॉप पर है। उसी का काम था सारी मैनेजमेंट को, सारी व्यवस्था को संभालना, सारी व्यवस्था को देखना। वो किसी को भी खुश होकर अपनी संपत्ति दे सकता, किसी को भी नाराज होकर संपत्ति से वंचित कर सकता, किसी को भी दंड दे सकता और उसके द्वारा दिया गया हर पुनिशमेंट, हर पुरस्कार सभी को स्वीकार्य होता। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। इसीलिए जो परिवार का मुखिया होता था उसका स्थान संयुक्त परिवार प्रथा में उस वक्त भी सर्वोच्च स्थान पर था और आज भी घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आज भी सर्वोच्च स्थान पर ही विराजमान। चाहे हम लोग एक परिवार प्रथा में हम लोग विश्वास कर रहे हैं, हम उसकी तरफ चल पड़े हैं, लेकिन आज भी जो परिवार का मुखिया है वो मुखिया ही रहता है, बड़ा है वो बड़ा ही है। इसके अलावा समाजवादी एक और विशेषता है, वो है समाजवादी संघ। देखिए, समाजवाद की सिंपल सी परिभाषा है, एक सब के लिए सब एक। इसी व्यवस्था पर समाजवादी संगठन को अगर देखा जाए सही ढंग से तो वो हमारे इसे संयुक्त परिवार प्रथा में हमें मिलता है। अगर परिवार के अंदर 10 आदमी कमाने वाले हैं तो उनमें से 6 भी कमा रहे हैं तो लेकिन जो 4 नहीं कमा रहे हैं उन 10 में उनको भी वो हर सुविधा मिलेगी, जबकि वो उसके लिए कैपेबल नहीं, कमा नहीं रहे। लेकिन समाजवादी व्यवस्था ये कहती है, समाजवाद ये कहता है कि एक सब के लिए सब एक के लिए। तो सारे मिलकर, कोई कमा पा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस संयुक्त परिवार प्रथा की परिवार की विशेषता रही है कि सभी को अन्न, धन, कपड़ा, स्थान, निवास, सुरक्षा सब कुछ मिल जाए संयुक्त परिवार। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए संयुक्त परिवार प्रथा की विशेषता में समाजवादी संगठन को भी लिया जाता है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और देख लेते हैं, सामान्य धार्मिक कर्तव्य। सामान्य धार्मिक कर्तव्य, परिवार में जितने भी धार्मिक कर्तव्य किए जाते हैं, पूजा, प्रार्थना, पिंडदान, विवाह, नामकरण संस्कार या इसके अलावा कुछ और यज्ञ वगैरह, उसमें पूरा परिवार पार्टिसिपेट करता है, पूरा परिवार भाग लेता है। इसके सारे के सारे एक साथ व्यक्तिगत रूप से कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाता। जब भी परिवार के अंदर, संयुक्त परिवार के अंदर जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, कोई भी कार्य किया जाता था, तो सारे के सारे व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पूरा संयुक्त रूप से उस धार्मिक कार्य में सामान्यतः भाग लेते थे, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता। तो ये संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं हैं
जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वृहत परिवार, सम्मिलित सम्मति, सामान्य निवास स्थान, उसके अलावा आप देखें तो मुखिया का सर्वोच्च स्थान, समाजवादी संगठन, सामान्यतः धार्मिक कर्तव्यों का निभाना, ये सारी की सारी विशेषताएं अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार प्रथा की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी और महत्वपूर्ण रोल प्ले करते थे। और इस व्यवस्था के अंदर जो मुखिया होता था वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता था। उसी को पूरे परिवार की, पूरे घर की सभी जो न्यूनतम आवश्यकताएं थी, उसका ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि वो इन सभी व्यवस्थाओं से निकलकर इस सर्वोच्च स्थान पर पहुंचता था। इसलिए उसे पता होता था कि किस वक्त किस आदमी की कौन सी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, कौन सी जरूरतें हैं, इसलिए उन जरूरतों को पूरा करना।